हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण। इसके पहले वीडियो में हमने उदारवादी चरण के बारे में जाना था, जिसका समय काल था 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। 1885 से 1905 ईस्वी तक हमने जाना था नरमपंथी विचारधारा के लोगों के बारे में जाना था और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जाना था। अब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण का उदय कैसे हुआ, इसका समय काल क्या है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 1885 से 1905 तक का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है और आज के वीडियो में हम 1905 से 1919 ईस्वी तक का इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं महत्वपूर्ण, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिससे कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चले क्वेश्चन लगाने के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपसे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उग्रवादी चरण, जिसका समय है 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक। उग्र राष्ट्रवाद क्या है? तो संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना उग्र राष्ट्रवाद कहलाती है। आखिर 1905 से लेकर 1919 तक का जो समय है, इसे इतिहास में उग्रवादी चरण के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी समय पर उग्रवादी विचारधारा का उदय हो रहा है। उग्र राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण थे? तो अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान होना, जैसे कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, जिसका परिणाम गरीबी भूखमरी के रूप में सामने आया और गरीबी भूखमरी 1896 से 1899 के बीच तक लगभग 90 लाख मौतें हुई और अंग्रेज सरकार इन सब से बेखबर थी। अर्थात कि भारत का शोषण किया और गरीबी और भूखमरी भारत में सामने आई और अंग्रेजी सरकार इन सब से बेखबर थी, क्योंकि वह कुछ राष्ट्रवादी आवाज़ों के दमन में व्यस्त थी। कौन थी वो राष्ट्रवादी? जैसे कि पुणे के नाट बंधु हैं, तिलक जी की गिरफ्तारी है 1897 में होती है और भारतीय प्रेस पर कठोर नियंत्रण और 1904 के गोपनीयता अधिनियम के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त किया जाना। अंग्रेजी सरकार इन सब में व्यस्त है, बेखबर है कि भारत में भूखमरी से, गरीबी से लोगों की मौतें हो रही हैं। इन सब से भारतीय जनता अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को समझकर जुझारू संघर्ष के लिए तैयार हुई। उदारवादी कार्यप्रणाली से मोह भंग होना। उदारवादी जो नेता थे, उनकी जो कार्यप्रणाली थी, याचना करना, प्रार्थना करना और लिखित रूप में अपनी मांग रखना सामने, ये उदारवादी कार्यप्रणाली थी और इस कार्यप्रणाली से मोह भंग होना। उदारवादी युग में कांग्रेस के द्वारा की गई विभिन्न मांगों को दीक्षावर्ती नाम दिया गया, याचना संस्था कहा गया, क्योंकि कांग्रेस का काम था, उदारवादी नेताओं का काम था याचना करके, प्रार्थना करके अपने कार्य को अंग्रेजी सरकार के सामने रखना, अपनी मांगों को उनके सामने रखना। सरकार ने लगातार कांग्रेस की विभिन्न मांगों की उपेक्षा की, अतः अंग्रेजों की न्यायप्रियता से भारतीयों का विश्वास उठ चुका था। लाला लाजपत राय और अरविंद घोष को स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीयों द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखें कि यह किसका है, कि भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीयों द्वारा ही किया जा सकता है। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय या अरविंद घोष, जो भी ऑप्शन में नाम आता है आप उसे टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। एक चीज़ तो आप यहाँ से यही याद रखें कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब का है? 1904 ईस्वी का है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के द्वारा भारत में उच्च शिक्षा पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। भारतीय युवा अंग्रेजी खेल को समझ चुके थे और जुझारू संघर्ष के रास्ते को अपना लिए थे। फिर है भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षित भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी शोषण एवं बढ़ती बेरोजगारी के लिए उपनिवेशी सरकार को दोषी ठहराए और उपनिवेशवाद का विरोध किए। ये भी एक विरोध का कारण बना। गर्मपंथियों का सैद्धांतिक आधार। उदारवादियों के विपरीत उग्रवादियों का सैद्धांतिक आधार स्वामी दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों के चिंतन से प्रेरित था। जैसा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वदेशी स्वराज्य एवं स्वभाषा का उद्घोष दयानंद सरस्वती जी ने किया था और इन्हीं से प्रेरित थे गर्मपंथी। विवेकानंद ने संपूर्ण दुनिया में भारतीयों को आत्मगौरव प्रदान किया। तो विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी से
प्रेरित थे गर्मपंथी विचारधारा के लोग। फिर वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। वैश्विक घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है कि छोटा सा देश जापान के उदय से 1904-5 में जापान द्वारा रूस को हराए जाने से संपूर्ण देश में एशियाई ताकत का लोहा माना गया। एक छोटा सा देश जापान जो 1904-5 में जापान रूस को हरा देता है, इससे भारतीयों में काफ़ी प्रभाव पड़ा कि जब छोटा सा जापान रूस जैसे बड़े देश को हरा सकता है तो हम भारतीय क्यों नहीं लड़ सकते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर अफ्रीकी देश है इथोपिया, इसने इटली को पराजित किया और इसके पराजित करने से भारतीयों में आत्मविश्वास जगा और संघर्ष से स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। जुझारू राष्ट्रवादियों का योगदान। जुझारू राष्ट्रवादी कौन थे तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, राजनारायण बोस, अजीत सिंह, अश्विनी कुमार दत्त और विष्णु शास्त्री, ये प्रमुख नाम हैं जुझारू राष्ट्रवादियों के। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि आज़ादी बलिदान मांगती है और स्वराज हमारा एकमात्र लक्ष्य है। ये दोनों ही कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखें। किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इन्होंने कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है, स्वराज हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। दोनों ही कथन बीजी तिलक जी के हैं। फिर वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। जो कर्जन, उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था। तो इसकी प्रतिक्रियावादी नीति क्या थी कि कर्जन ने भारत को राष्ट्र नहीं माना बल्कि भौगोलिक उपमहाद्वीपीय इकाई कहा। कर्जन ने कहा कि मैं कांग्रेस का शांतिपूर्ण दफन में योगदान देना चाहता हूं। इस समय बंगाल भारत में संगठित राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र था और यहाँ मुख्य केंद्र था कोलकाता। बंगाल के राष्ट्रवादियों को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन की योजना बनाई गई अंग्रेजों द्वारा और बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो जुझारू उग्रवाद का उदय हुआ, यह महत्वपूर्ण कारण है उग्रवाद के उदय का। उग्रवादी विचारधारा क्यों कहा गया है इसे? तो उग्रवादी नेता उदारवादी नेताओं की तरह शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे तो सरकार नहीं मानेगी, हमें सक्रिय आंदोलन करना होगा। जैसा कि 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस के जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने याचिका की, प्रार्थना की और शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांग रखी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसी से जो है उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ और उग्रवादी नेताओं का मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से विश्वास नहीं रखते थे वे। उनका कहना था कि अपनी मांगों को हम शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे तो सरकार नहीं मानेगी, हमें सक्रिय आंदोलन करना ही होगा। और उनके जो तरीके थे विरोध जताने के, तो वो क्या थे? जुलूस निकालना, हड़ताल करना, बहिष्कार करना और विरोध करना, ये उनके तरीके थे। अब हम जानते हैं कुछ उग्रवादी नेताओं के विषय में। सबसे पहले हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी का जो जीवन काल है वो 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म होता है और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु होती है। प्रमुख योगदान इनके क्या थे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये महान नेता थे। पंजाब में जन्मे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा इन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से प्राप्त की थी और लुधियाना में ये कानून की पढ़ाई किए थे। राजनीतिक करियर की ये लाल बाल पाल त्रयी में से शामिल थे, जिसमें कि लाल बाल पाल में कौन था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल कहा गया, इतिहास में याद रखें। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, ब्रिटिश सामान के बहिष्कार की प्रवृत्ति थी इनमें। पंजाब में सामाजिक सुधारों और शिक्षा के लिए प्रयास भी किए इन्होंने। और असहमति और शहादत क्या थी इनकी? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में गंभीर रूप से ये घायल हो जाते हैं और उनकी चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। इनका जन्म 1856 ईस्वी को रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है और मृत्यु इनकी 1920 में पुणे में होती है। शिक्षा LLB की डिग्री ली इन्होंने और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक थे। और इनका योगदान, राजनीतिक गतिविधियां क्या थी इनकी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कांग्रेस के भीतर गरम दल के नेता के रूप में ये जाने जाते थे।
सामाजिक सुधारों के लिए भी इन्होंने कार्य किया। समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा में काम किया। शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई उन्होंने। पत्रकारिता की बात करें तो केसरी और मराठा पत्रिकाओं का संपादन किया। अपने लेखों के माध्यम से स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता का इन्होंने प्रचार किया। धार्मिक विचार की बात करें तो हिंदू धर्म और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। लोकमान्य तिलक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन पूछा जाता है लोकमान्य किसे की उपाधि किसे दी गई थी, किसका नाम था, तो बाल गंगाधर तिलक जी को ही लोकमान्य तिलक के नाम से जानते थे। गीता रहस्य और आर्किटेक्ट फ्यूचर जैसी कृतियाँ लिखी इन्होंने। गीता रहस्य इन्होंने कब लिखा था, जब इन्हें मांडले जेल में भेजा गया था, तो इन्होंने जेल में ही पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। तो क्वेश्चन गीता रहस्य से पूछा जाता है कि किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने। और 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन भी किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1893 में गणपति महोत्सव किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किसने किया, वो भी बाल गंगाधर तिलक ने। फिर है बिपिन चंद्र पाल। इनका जीवन काल है 1858 से 1932 तक। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल के हलेसहर में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और वे लाल बाल पाल त्रयी का हिस्सा भी थे। पाल ने स्वराज के लिए संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। वे भारतीय समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार के समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के विचारों का प्रचार किया और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिपिन चंद्र पाल को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विचारक और प्रेरक के रूप में याद किया जाता है और उनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर है अरविंद घोष, जो उग्रवादी नेता थे। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और उसमें एक नाम और है अरविंद घोष। ये त्रयी का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन ये गरम दल के नेता थे, जिनका जन्म होता है अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में। वे एक योगी, गुरु, कवि, भारतीय दार्शनिक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिस्सा का समर्थन करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है अनुशीलन समिति से कौन इसके सदस्य थे, कौन नहीं, तो याद रखें। अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1908 में अलीपुर बम कांड में और उन पर मुकदमा चलता है। अंततः उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति से संन्यास ही ले लिया और आध्यात्मिक पथ को चुनने के लिए पांडिचेरी चले जाते हैं। उन्होंने 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग और सावित्री जैसी कुछ साहित्यिक कृतियाँ भी हैं इनकी, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो अरविंद घोष जी से जो क्वेश्चन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन स्वतंत्रता सेनानी थे, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन बाद में वे योगी बन जाते हैं। तो इनसे क्वेश्चन यही बनेगा कि पहले तो ये गरम दल के नेता थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, अरविंद घोष। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, पूछा भी गया है PYQ में। ठीक है, इसके बाद अब हम जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, तो भारत में बंगाल संगठित राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र था। उसे तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन का षड्यंत्र रचा गया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, इस कारण से प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। ये कारण दिया था ब्रिटिश सरकार ने। वास्तव में क्या था, तो वास्तव में कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन का निर्णय था वह भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था क्या, बंगाल, और वहाँ पर भी क्या, कोलकाता मुख्य केंद्र था। तो इसे तोड़ने का प्रयास था कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करके, कि एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भाग में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का ही एक अंग था। अब बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ डेट हैं जिन्हें याद रखें कि 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। ब्रिटिश संसद में विभाजन का प्रस्ताव कब रखा जाता है, तो 1903 में रखा गया।
फिर जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित होती है। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ होता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। ये कुछ ईयर और डेट है, आप याद रखें। ये आप याद रखें यहाँ से कि विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा जाता है, तो वर्ष 1903 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा जाता है। और ठीक 2 वर्ष बाद 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जनता के सामने प्रस्ताव रखा जाता है। तो दोनों डेटें आपको याद रखनी है। और एक 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, ये भी याद रखें। अब हम जानते हैं बंगाल विभाजन क्या था। एक तरफ था पश्चिम बंगाल और एक तरफ था पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से प्रांत थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी वर्तमान का जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल में शामिल थे। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, यानी कि वर्तमान में जो बांग्लादेश का है, और पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा था पूर्वी बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या बनाई जाती है, कोलकाता बनाई जाती है, और ये एक हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था और वहाँ राजधानी बनाई जाती है ढाका। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर रखें कि पश्चिम बंगाल में कौन से प्रांत शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल में शामिल थे पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया और विभाजन के फलस्वरूप बंगाल और संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा था, और यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी था। ठीक है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान बना था, कब बना था, 1971 में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बनता है। क्या, आमार सोनार बांग्ला, लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है। विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी विभाजन की मांग को रद्द करते हुए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संकल्प लेते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इतनी सारी डेट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आप हिस्ट्री को रिलेट करके याद करते चले, जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप इसको एक स्टोरी की तरह सुनते चलें और जो मैं घटनाएं बताती चलती हूँ उनको रिलेट करते चलें। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा और एक बार PDF मिल जाएगी तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। यह जनसभा अब तक की सबसे बड़ी जनसभा थी। विभाजन रद्द करने के लिए 60,000 रुपये का चंदा भी इकट्ठा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैंने बता दिया कि आमार सोनार बंगला लिखा, जो कि 1971 में बांग्लादेश का क्या बनता है, राष्ट्रगान बनता है। अब है बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन जो चला था, इसमें 2 चीज़ें हुई। क्या, एक तो बहिष्कार किया गया और दूसरा स्वदेशी को अपनाया गया। तो बहिष्कार किन चीज़ों का हुआ और स्वदेशी में क्या था, तो बहिष्कार इन्होंने किया सरकारी कार्यालय का, सरकारी न्यायालय का, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का, सरकारी उपाधियों का, व्यवस्थापिका का और अंग्रेजी सामान का पूर्णतः इन्होंने बहिष्कार किया। और स्वदेशी में क्या क्या हुआ, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई और पंच अदालतों की स्थापना हुई। स्वदेशी वस्त्र और वस्तुओं पर बल दिया गया, ये स्वदेशी के अंतर्गत कार्य हुआ। और बहिष्कार के अंतर्गत अंग्रेजी सामान हो, न्यायालय हो, शिक्षण संस्थान हो या उपाधि हो, पूर्णतः सबका त्याग किया गया, सबका बहिष्कार किया गया। बंग भंग आंदोलन जो हुआ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, दिल्ली में था, पंजाब, तमिलनाडु, मुंबई, पुणे, उत्तर भारत, यानी संपूर्ण भारत में ये फैला हुआ था। तो कहाँ से नेतृत्व किसने संभाला, भाई जब विरोध होगा कहीं से तो कोई ना कोई तो नेतृत्व संभालने वाला होगा ही ना। तो दिल्ली और उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, यहाँ से सैयद हैदर रजा खान ने यहाँ से नेतृत्व संभाला। फिर है पंजाब। पंजाब से किसने, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित भी थे और अजीत सिंह भी पंजाब से संबंधित थे। अजीत सिंह कौन थे, तो भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। ठीक है, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब से संभाला। और तमिलनाडु से चिदम्बरम पिल्लई। तमिलनाडु से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि बंग भंग आंदोलन का तमिलनाडु से नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। फिर मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए
यहाँ पर जो भी लोग दिए गए हैं ये उसी क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक मुंबई में, मैंने बताया कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे, महाराष्ट्र से ही संबंधित थे। तो मुंबई से कौन संभालेंगे? बाल गंगाधर तिलक जी संभालेंगे। तमिलनाडु से चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब से लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, और अजीत सिंह भी पंजाब से संबंधित थे, तो इन्होंने पंजाब से संभाला था। और दिल्ली और उत्तर भारत से सैयद हैदर रज़ा खान ने नेतृत्व संभाला था। अब बंग भंग आंदोलन का जो विस्तार था, इसमें अनेक समितियों की स्थापना की गई जो बहिष्कार पर बल देने और स्वदेशी पर कार्य करने के लिए तत्पर थी। कौन कौन से? जैसे स्वदेश बांधो समिति थी, वारीशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। स्वदेश बांधो समिति किससे संबंधित है? तो अश्विनी कुमार दत्त से संबंधित है। स्वदेशी संगम समिति जो कि मद्रास में स्थापित होती है, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ने स्थापित किया था, और इन समितियों ने बहिष्कार एवं स्वदेशी में सहयोग दिया। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना, व्याख्यान करना, स्वदेशी गीत है, नैतिक है, शिक्षण संस्थान है और दस्तकारों को प्रशिक्षण देना, ये स्वदेशी के अंतर्गत था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तर्ज पर कोलकाता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्रिंसिपल बनाए गए थे अरविंद घोष। भारत के अन्य भागों पर भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होती है। शिक्षा की राष्ट्रीय समिति 15 अगस्त 1906, इस समिति में तिलक, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, साहित्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। वैज्ञानिक एवं उच्च शिक्षा के लिए चंदा करके जापान भेजा जाता है भारतीयों को। इस तरह से जो मेधावी छात्र थे उनको पूर्ण अवसर दिया जाता है। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की गई। स्वदेशी उद्योग में कौन से? जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई। चिदम्बरम पिल्लई द्वारा जहाज रानी उद्योग की स्थापना की जाती है। बैंकिंग, बीमा, कहवा, माचिस आदि उद्योग स्थापित किए गए स्वदेशी उद्योग के अंतर्गत। ठीक है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र चलाया और कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की जीवन एवं श्वास है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की जीवन एवं श्वास है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले। अब इनकी भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखें केसरी मराठा भाषा में थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, तो मराठा को आप मराठी भाषा में मत करना, अपोजिट रखना। मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठा भाषा में था। ठीक है। लाला लाजपत राय ने द पंजाबी और यंग इंडिया जैसी पुस्तकें भी लिखी। बंगाल विभाजन के बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमान का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा हो जाती है। और स्थापना इसकी कब होती है? 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इससे शुरुआत में नहीं जुड़े थे, याद रखें। मोहम्मद अली जिन्ना इससे 1913 में शामिल होते हैं मुस्लिम लीग में। इसके अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? तो नवाब बकार उल मुल्क थे। संस्थापक थे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां और सचिव थे आगा खां। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीम उल्लाह खान। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कभी सलीम उल्लाह खान नहीं देता है, आगा खां दे देता है, तो वहाँ पर आप आगा खां टिक कर सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता आप सलीम उल्लाह खां को देंगे अगर ऑप्शन में है। जब सलीम उल्लाह खान नहीं होगा ऑप्शन में, तभी आगा खां लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन, और इसमें पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया। और इसे पूरा कब किया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम है इसमें पूरा कर देते हैं। ठीक है। स्वीकार कब करते हैं? तो 1908 में अमृतसर अधिवेशन में, और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इस मांग को पूरा कर दिया जाता है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं? वायसराय इस समय मिंटो था और भारत सचिव था मार्ले। मार्ले का कथन था इससे रिलेटेड कि इन सुधारों का भारत में संसदीय विकास से कोई लेना देना नहीं है।
हम नाग दंत बो रहे हैं, इनकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये कथन थे किसके? मारले के। अब बंगाल विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसके बाद की एक महत्वपूर्ण घटना है, कौन सी? कांग्रेस का सूरत विभाजन। लेकिन कांग्रेस का सूरत विभाजन जानने से पहले हमें जानना होगा 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, और स्थान क्या था? बनारस में। तो 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में। अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसी में बंग भंग विरोधी प्रस्ताव पास होता है, बहिष्कार एवं स्वदेशी का प्रस्ताव पास होता है, लेकिन शर्त क्या थी कि ये बंगाल तक ही सीमित रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज बताया। तो जो बहिष्कार और स्वदेशी का प्रस्ताव पास होता है 1905 के अधिवेशन में, लेकिन उसमें जो उदारवादी नेता थे उनका कहना था कि बंगाल तक सीमित रहेगा, लेकिन जो उग्रवादी नेता थे इनका कहना था पूरे भारत में चलाया जाए। इसी को लेकर के विवाद होता है और इसी विवाद के चलते कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। नरमपंथियों ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन में पारित जो 4 प्रस्ताव थे उनको रद्द कर दिया था। 4 प्रस्ताव क्या पारित हुए थे 1905 में? कि बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाएगा और स्वराज्य अपना लक्ष्य बनाया जाएगा। ये 4 प्रस्ताव पारित हुए थे 1906 के अधिवेशन में, जिन्हें 1907 में रद्द कर दिया जाता है। इन प्रस्ताव की व्याख्या पर उग्रवादी और उदारवादियों से मतभेद हो जाता है, जिससे कि गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। तो हमने पढ़ लिया बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है 1906 में। देखिए क्रम से चल रहे हैं ना, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन जिसमें गरम दल नरम दल में विभाजित हुआ 1907। 3 हो गए ये। इसके बाद अब हम चलेंगे 1911 के। 1911 का दिल्ली दरबार लगा था। 1911 के दिल्ली दरबार में जो क्राउन थे वो कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ थे। एकमात्र क्राउन जो क्राउन रहते भारत आए थे वो कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ। उनके स्वागत में रविंद्रनाथ ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन। तो जनगण मन किसके स्वागत के लिए लिखा गया था? तो जो क्राउन आए थे 1911 के दिल्ली दरबार में उनके स्वागत के लिए लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और दिल्ली दरबार के दौरान ही ब्रिटिश क्राउन की कुछ घोषणा थी। क्या थी वे घोषणा? कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया। कब? 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में और रद्द किया जाता है 1911 में। ठीक 6 वर्ष बाद रद्द कर दिया जाता है, याद रखें। ठीक है, और बंगाल से पृथक करके बिहार, उड़ीसा, असम नए प्रांत बनाए गए। कोलकाता के स्थान पर राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है। याद रखें, स्थानांतरित हुई नहीं है अभी, 1911 में घोषणा हो रही है। ठीक है, कोलकाता से राजधानी दिल्ली जाएगी, इसकी घोषणा हो रही है 1911 में। लेकिन राजधानी बनेगी कब दिल्ली? 1912 में बनेगी। ठीक है, दोनों डेट याद रखें। 1911 में घोषणा होगी, 1912 में राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब है हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड क्या था? तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के समय हार्डिंग को दिल्ली जाना था और दिल्ली में उसके स्वागत की तैयारी की गई थी। चांदनी चौक पर उसके स्वागत की व्यवस्था की गई थी और पीएनबी की छत से चारों ओर से अपने नेता रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के इशारे पर काम कर रहे थे और इन नेताओं ने क्या किया? हार्डिंग पर बम फेंका। हार्डिंग घायल हो जाता है और अंगरक्षक उसका मारा जाता है। सभी क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र का केस चलता है, लेकिन दीनानाथ इनमें से सरकारी गवाह बन जाते हैं और 4 लोगों को फांसी हो जाती है। तो वो 4 नाम कौन से थे जिन्हें फांसी हुई थी? अमीरचंद्र, बाल मुकुंद, वसंत कुमार और अवध बिहारी। ठीक है, इन 4 लोगों को फांसी हो जाती है। किस केस में? हार्डिंग बम केस में। ठीक है, और इनसे नाम कौन कौन से जुड़े थे टोटल? तो वो थे अमीरचंद्र, बाल मुकुंद, वसंत कुमार, अवध बिहारी, रास बिहारी, सचिंद्र सान्याल, दीनानाथ और बलराज। जिनमें से कि दीनानाथ का नाम याद रखें कि सरकारी गवाह कौन बने था? तो दीनानाथ बने थे। और ये पूरा केस लीड कौन कर रहा था? तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के इशारे पर सारा कार्य हुआ था। ठीक है,
ये था हार्डिंग बम कांड। तो अभी तक हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, फिर 1907 का सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। फिर हमने देखा 1911 का दिल्ली दरबार हुआ जिसमें घोषणा होती है कि बंगाल विभाजन रद्द होता है और राजधानी दिल्ली परिवर्तित की जाएगी। तो 1912 में जब राजधानी दिल्ली परिवर्तन के समय हार्डिंग जाता है दिल्ली में तो उसके स्वागत की व्यवस्था की जाती है चांदनी चौक पर, और उसी के स्वागत में ये षड्यंत्र रचा जाता है हार्डिंग बम कांड। उस पर बम फेंका जाता है लेकिन वह घायल हो जाता है, बच जाता है, उसका जो बॉडीगार्ड है वो मारा जाता है, जिसमें कि 4 लोगों को फांसी हो जाती है। अमीर चंद्र, बालमुकुंद, बसंत कुमार और अवध बिहारी, ये 4 लोग मारे जाते हैं। दीनानाथ हैं, ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। इसके बाद अगली घटना क्या होगी, 1913 का गदर आंदोलन। गदर आंदोलन से कौन संबंधित है, तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय 1913 में पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं। संस्थापक कौन थे इसके, तो लाला हरदयाल, और ये महासचिव भी बनाए गए थे, और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखड़ा। और सोहन सिंह भाखड़ा का एक नाम है गदरी बाबा, इनका उपनाम भी है क्या, गदरी बाबा, ठीक है। और कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो काशीराम। पहले सिर्फ संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता था लेकिन क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति अब बदल चुकी है, अध्यक्ष भी पूछा जा रहा है और कोषाध्यक्ष भी। तो कोषाध्यक्ष भी आप याद रखें काशीराम थे, अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखड़ा। गदर नेताओं ने सैन फ्रांसिस्को से एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी जिसका नाम क्या था, गदर था। इसमें अंग्रेजी शासन का कच्चा चिट्ठा नाम से लेख प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। किस नाम से, कच्चा चिट्ठा नाम से। नवंबर 1913 में इसी जो संगठन है, इस संगठन का नाम बदल करके हिंदुस्तान गदर पार्टी रखा गया। तो एक चीज़ याद रखें कि स्थापना कब हुई इसकी, तो स्थापना भी 19 मई 1913 में हुई थी, और स्थापना के समय इसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसका नाम परिवर्तित किया गया कब, नवंबर में, ठीक है। मई से स्थापना हो रही है मई 1913 में, और नाम परिवर्तित होगा नवंबर 1913 में, और नाम बदलकर क्या किया जाएगा, हिंदुस्तान गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, संस्थापक तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा, 2 नाम आते हैं। कोषाध्यक्ष काशीराम थे। ये था गदर आंदोलन, ठीक है। अब 1916 का लखनऊ अधिवेशन देखते हैं जिसमें नरम दल गरम दल फिर से आपस में विलय हो जाता है, जिनका विभाजन कब होता है, 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है, और ये एक कब होंगे, तो 1916 में होंगे, ठीक है। 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और यहाँ पर 1916 में गरम दल और नरम दल का आपस में विलय हो जाएगा, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो विरोध थे वो समाप्त हो जाएंगे और दोनों का मिलन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 काम हो रहे हैं, कौन कौन से, गरम दल और नरम दल मिल रहे हैं आपस में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन हो रहा है। और ये सब हो किसके प्रयास से रहा है, एनी बेसेंट और तिलक से। इनके नाम से क्वेश्चन बनता है किसके प्रयासों से हुआ था, तो एनी बेसेंट और तिलक जी, दोनों लोगों के प्रयासों से हुआ था। तो 1916 का अधिवेशन हो गया जिसमें कि गरम दल नरम दल का आपस में विलय हो जाता है। फिर है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा 1916 में चलाया गया। तो होम रूल से 2 नाम संबंधित हैं, कौन से, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। और कब चलाया गया, 1916 में। होम रूल आंदोलन जो था तो एनी बेसेंट जी का अलग था और बाल गंगाधर तिलक जी का अलग था। तो दोनों को देखते हैं आपस में तुलना करके, ठीक है। दोनों होम रूल आंदोलन की जो ईयर है वो एक है 1916, लेकिन एनी बेसेंट जी ने शुरुआत किया था कब, सितंबर 1916 से, और बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने पहले शुरू किया अप्रैल 1916 से, और एनी बेसेंट जी बाद में शुरू करती हैं सितंबर 1916 से। तिलक जी ने शुरू किया था बेलगांव कर्नाटक से, और एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था तमिलनाडु से। अध्यक्ष कौन थे एनी बेसेंट जी वाले के, तो एस सुब्रमण्यम अध्यक्ष थे, और सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल। तिलक जी ने जो होम रूल आंदोलन शुरू किया उसके अध्यक्ष थे जोसेफ वेपेस्टा, और सचिव थे एनसी केलकर। जो एनी बेसेंट ने शुरू किया इसकी 200 से अधिक शाखाएं होती हैं, यानी 4 प्रांत छोड़ के संपूर्ण भारत में इनका होम रूल आंदोलन फैला था। किसका, एनी बेसेंट जी का।
और बाल गंगाधर तिलक जी का 4 प्रांत में था। कौन कौन से? कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और बम्बई प्रेसिडेंसी। और इन्हीं 4 प्रांतों को छोड़ करके एनी बेसेंट जी का पूरे भारत में फैला हुआ था। एनी बेसेंट जी ने पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, कौन सी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनकी पत्रिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से। और तिलक जी ने द मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। ये संदर्भ रहा होम रूल आंदोलन का। एक तरफ मैंने एनी बेसेंट जी का और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जी का। दोनों की आप कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे आसानी से याद कर सकेंगे और आसानी होगी आपको समझने में भी। तिलक जी ने एक चीज़ याद रखना कि अप्रैल में शुरू किया था 1916 में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को शुरू किया था, यानी तिलक जी ने पहले शुरू किया था। ठीक है, और इसी के साथ अपना थ्योरी सेक्शन आज का कंप्लीट होता है। आगे की घटनाएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से 1919 की अवधि को मैंने बताया क्या बोलते हैं? उग्रवादी चरण कहते हैं। ठीक है, उग्रवादी चरण कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी चरण। सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। कर्जन के समय का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था जिससे कि उग्रवाद का जन्म हुआ? तो वह था 1905 का बंगाल विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 का बंगाल विभाजन। अगला है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था कर्जन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। फिर एक गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता कौन था? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो इसमें से कौन थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता? तो वो थे लाला हरदयाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। मैंने बताया ना गदर पार्टी से कौन संबंधित थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या नाम दिया गया है? लाला हरदयाल। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा है? यह किसका कथन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहले कौन क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? मैंने बात की थी थ्योरी सेक्शन में ना, तो कौन थे वो? अरविंद घोष थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। ये पहले क्रांतिकारी थे और इसके बाद फिर इन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से, और ये योगी और दार्शनिक बन के पांडिचेरी चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 का जब बंगाल विभाजन हो जाता है उसके 1 साल बाद, यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे उसके? तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन मैंने बताया था 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में, जब क्रम से हमने घटनाएं पढ़ाई कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसी के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और उसी के 1 वर्ष बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास में समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।